गाइस हमने 1 से 10 क्वेश्चन कर लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि P अपॉन Q Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जबकि P बटा Q एक क्या है, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव। तो इसका देखो किस प्रकार से, P बटा Q परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध क्या होगा, प्रतिबंध ये होगा, प्रतिबंध पूछ रहा है कि सर हमारे पास P बटा Q क्या है, एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में भी क्या है, शांत है। अब परिमेय संख्या में तो हमें पता है कि सर ये क्या है, P बटा Q A बटा B के रूप में लिखी गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखी गई, क्योंकि हमें पता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन सर शांत है, तो शांत है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q के बारे में हम क्या बोलेंगे कि Q होगा वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा। ये प्रतिबंध आवश्यक है, ये प्रतिबंध होगा, ये प्रतिबंध होगा तो ही हमारे पास क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो आगे समझ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यदि P बटा Q नॉट इक्वल टू 0 एक परिमेय संख्या है तो Q पर क्या प्रतिबंध होगा जब ये क्या हो, शांत दशमलव हो। कहने का मतलब सर P बटा Q शांत होगा तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या इसका प्रतिबंध होगा। तो प्रतिबंध क्या होगा कि सर हमारे को पता है, क्या पता है कि यदि ये क्या हो, शांत हो, तो हमारे पास जो हर होगा वो हर किसके रूप का होगा, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का। बस यही तो प्रतिबंध है। और इसका मतलब क्या हुआ कि Q के बारे में हमने क्या कहा कि इसका जो रूप है वो क्या होगा, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, ठीक है। सो गाइस आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं बात करता हूं, बताइए कि ये हमारे कोई संख्या दी हुई है 12वें क्वेश्चन में, परिमेय या अपरिमेय है, इसको सरल करके हमें बताना है। ये दिया हुआ है 2 अंडर रूट 45 प्लस में 3 प्लस में गुणा में रूट 20 बटा में 2 रूट 5, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 45 को 9 गुणा 5 लिख सकता हूं। यदि 9 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 3, अंदर कितना बचेगा, रूट 5 बचेगा। कितना बचेगा, रूट 5 बचेगा। ये हमारे पास 20 है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 5, तो रूट में कितना आ जाएगा 5 और ये 4 कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट 45 का मान ये और 20 का मान ये। देखो अब रूट 45 का मान रखेंगे तो रूट 45 का मान कितना है, 3 रूट 5। भाई रूट 45 को सरल करेंगे तो 3 रूट 5 आएगा। 3 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6 रूट 5, ये रूट 5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। प्लस 3 रूट 20 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 5, 2 रूट 5। अब 2 को गुणा किससे कर देंगे, 3 से, तो ये कितना हो गया 6 और इसका मान कितना हो गया, रूट 5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, भाई यहाँ 2 है, वहां कितना था, 3 था, ठीक है। तो ये आ गया। अब नीचे बटा में कितने हैं, 2 रूट 5, ठीक है, 2 रूट 5 है। अब ऊपर देखो मैं रूट 5 कॉमन ले सकता हूं, रूट 5 कॉमन ले लिया सर, अंदर कितना बच गया, 6 प्लस 6, यहां भी 6 बचेगा, यहां भी 6 बचेगा। नीचे बटा में 2 रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 12/2 मतलब 6, और 6 के बटा में 1 लिख सकते हैं, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया,
परिमेय संख्या हो गया, ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कंडीशन है सर P बटा Q के रूप में, ये हमने क्या कर दिया, P बटा Q के रूप में लिख दिया। ये P है और ये Q है, और Q नॉट इक्वल टू 0, तो क्या 0 है क्या, नहीं है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई। ये कौन सी है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है सर, ये वाली अपरिमेय नहीं है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 का है। ये हमारा क्या है, 4q + 1। इसमें देखो हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध में देखो किस प्रकार से करना है, कि दिया हुआ है 4q + 1 और 4q + 3 क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक को हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं क्या। तो देखो हमारे पास जो a बराबर bq + r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq + r। अब इसमें देखो b का मान कितना है, 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, ये b का मान 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब देखो यहाँ पे मैं लेता हूं कहां पर, कि जो r है वो r के मान क्या होंगे, b से हमेशा क्या होता है भाई, r का जो मान होता है वो b से हमेशा होता है छोटा, और 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर 0 1 2 3 ये आएगा। अब r बराबर 0 पे लेता हूं, r बराबर 0, r बराबर 0 पे क्या जाएगा, a बराबर bq + r। देखो b का मान तो ऑलरेडी 4 है, ये 4 आ गया, q का मान q है प्लस r का मान 0 लिया है तो 0 आ गया। ठीक है, अब r बराबर कितने पे लेता हूं, 1 पे लेता हूं, 1 पे लेंगे तो b का मान 4, q का मान q प्लस r का मान 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं लेता हूं r बराबर 2 पर, r बराबर 2 पर क्या रहा है भाई, वो a बराबर b का मान 4, q का q प्लस r का मान 2 ले लिया, और r बराबर 3 पर कितना आ जाएगा, a बराबर 4q प्लस में कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो जहां 2q आ रहा है, कहने का मतलब जहां 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, एक सम संख्या है। जहां पे 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, सम संख्या होगी, अदरवाइज क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्या, इसमें 2 कॉमन आ रहा है सर, आ रहा है, क्या है, 4q है। 4q को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2q लिख सकता हूं, और 2 क्या है, एक सम संख्या। जब सम संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे भाई, सम संख्या को सम से गुणा करेंगे तो विषम आएगी, सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो भी सम संख्या आएगी। तो हमारे पास सम संख्या है, तो इसको हमने गुणा कर दिया, ये कोई धनात्मक संख्या है, इससे गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, सम संख्या आई। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, 4q + 1, ये r बराबर 1 के लिए दिया था, तो 1 लिख देंगे, 4q + 1। भाई देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो ये कौन सी है, सम है। अब इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो ये कौन सी है, विषम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 13वां। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सिद्ध करो कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य है। कहने का मतलब कि कोई भी एक धनात्मक हमने क्या ले लिया, x ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, x + 1। अब देखो आप कहोगे कि सर ये एक x और x + 2 क्यों लिया, आपने x + 3 क्यों नहीं लिया। भाई देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, एक है, एक के बाद 2 आएगा, क्रमागत, इसमें लिखा हुआ है क्रमागत, क्रम के अनुसार, 1 2 2 का आगे क्रम क्या आएगा, 3 3 के आगे क्या आएगा, 4 4 के आगे 5। अब देखो 2 से 3 कैसे आया, 1 प्लस करने पर, 3 से 4 कैसे आया, 1 प्लस करने पर, 4 से 5 कैसे आया, 1 प्लस करने पर, प्लस करने पर आ रहा है ना, तो ये प्लस करने पर ही आया सर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। इसलिए मैंने क्या माना कि एक x है तो एक क्या हो जाएगी, x + 1। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों को गुणा कर दिया, ये गुणा कर दिया, x और x + 1 गुणा कर दिया, x का मान मैंने क्या रख दिया सर, x बराबर क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो x बराबर 1, और दूसरा 1 + 1 कितना हो गया, 2, 1 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं क्या रखता हूं, 2 रख देता हूं, x बराबर
x बराबर 2 रख देता हूं, 2 प्लस 2, ठीक है, 2 गुणा 2 और 2 कितना हो गया 4, ये 8 आ गया। अब ऐसे मैं क्या करूं, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, भाई 3 गुणा 3 और 3 6, ये कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये भी 2 से भाज्य है, भाई इसमें क्या कह रहा है कि 2 से भाज्य है, 2 से भाग जा रहा है, ये 8 है, ये भी 2 से भाग जाएगा, इसका मान कितना है 18, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि सब 2 क्रमागत संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक, तो उनमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, ये हो गया कथन सही। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे 5 और 7। मतलब हमेशा ये जो शेषफल है ये कितना बचेगा 5 और 7 बचेगा। तो मैं कह देता हूं कि 5 और 7 को हम पहले ही ले लेते हैं। भाई क्या कहा कि सर हम तो 100 रुपए कमाते, ले हमारा क्या है 10 रुपए है ना टैक्स कटता है, तो हमारा 90 रुपए आता है। अब 10 रुपए को क्यों गिनेंगे भाई, हम क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि वो तो सरकार के पास जा रहा है ना, तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास कितने आए 90, हमारी सैलरी कितनी हुई 90। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें बात करेंगे, तो इसमें देखो कैसे बात करेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, जबकि हमारे पास एक संख्या तो कितनी है 2053 और दूसरी कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 967। अब इसमें हमारा जो टैक्स है, जो शेषफल बचता है वो कितना है, इसमें तो कितना है 5 और इसमें कितना है 7, ये तो कितना हो गया 2048 और ये कितना हो गया 960 हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे सर, हमें क्या करना है गुणनफल, सॉरी ये 15 है, बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, शेषफल क्रम से 5 तथा 7 प्राप्त होता है, क्या होता है 5 और 7 प्राप्त होता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी है। अब देखो 2053 में किया तो 2000 कितना आ गया 48, जिसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, और 9 इसका कितना आ गया 960 आ गया, इसके गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 की घात तो 6 आ जाएगी, भाई 2 की घात कितनी हो गई 6 हो गई। अब 2 की घात 6 का मान देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 64 आ गया, 4 8 16 32 64। अब 64 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 को गुणा कर दिया तो कितना आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 2 की घात 6 है। अब मैंने क्या किया कि जैसे मान लो ये 960 है, अब इस 960 में भाग देके देख लेते हैं हम, यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं गुणनखंड कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट पता है तो कोई दिक्कत भी, 2 की घात 6 ये इस प्रकार से 960 में मैंने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 4 बार, 1 बचेगा 8 आ गया, ठीक है, ये 0 आ गया, फिर 2 का भाग दिया कितना आ गया 240 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 120 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 60 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 30 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 15 आ गया, 15 में सर 3 का भाग दिया 5 आ गया, 5 में 5 का भाग दिया 1 आ गया, 3 गुणा 5, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 गुणा में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके फैक्टर हो गए 960 के फैक्टर हो गए। वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करनी जो इनको विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 5 और 7 बचता है। अब इनको विभाजित करने वाली कौन सी संख्या होगी 2 की घात 11 और 2 की घात 6 गुणा 3 गुणा 5। अब इन दोनों को विभाजित करने वाली संख्या ऐसी संख्या जिसमें दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित करे। तो मैंने क्या कहा था कि दोनों को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या होती है जो कॉमन आती है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है सर, इनका मैसअप है, क्या होगा मैसअप है, मैसअप है होगा वही हमारे पास दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा 2 की घात 6 जिसका मान कितना होता है 64। ये हो गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर है 16, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसके बारे में हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या क्यों है इसके बारे में हम देखते हैं। भाई ये भाज्य संख्या का जो भाज्य और अभाज्य संख्या इसका क्या पता होता है कि सर कोई भी संख्या खुद से
और 1 से, खुद से और 1 से भाज्य होती है तो वो तो कौन सी होगी, अभाज्य। और इन दोनों के बीच में कोई तीसरा कनेक्शन आ जाए, थर्ड कनेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, भाज्य। कोई तीसरी संख्या से भाजित हो जाए, भाई ये लिख दिया मैंने 3, तो 3 क्या है, एक तो 3 से है और 1 से भाजित है। अब यदि मैं लिख देता हूं 4, तो 4 1 से भी है, 2 से भी है और खुद से 4 से भी है, तो इसके कितने हो गए, 3 हो गए। सर इसका मतलब ये तो भाजित है और ये क्या है, अभाज्य है। अब ऐसे ही इस संख्या के यदि कितने 2 से अधिक होंगे, 2 से 1 भी अधिक मिल गया, तो इसका मतलब वो कौन सी है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम इस संख्या की बात करते हैं। देखो ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये संख्या है। भाई ये संख्या खुद से तो बाधित होगी, ये संख्या खुद से तो बाधित होगी, ये तो 1 हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, 1 से भी बाधित होगी। भाई पहली बात तो क्या है कि ये 1 से बाधित होगी, और दूसरी बात क्या है, ये खुद से बाधित होगी। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर ढूंढते हैं, अगर मिल गया तो भाज्य है, और इसलिए हम भाज्य कहते हैं क्योंकि 2 के अलावा तीसरी संख्या का भी भाग जाता है। तो यहां देखो मैं इसमें पूरी संख्या में 13 कॉमन ले लेता हूं, ये 13 कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बच गया, 7 गुणा में 11 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब यहां देखो ये संख्या थी, इसमें 13 कॉमन आ गया, अब इसमें किसका भाग दूंगा, 13 का, तो 13 से 13 कट रहा है, इसका मतलब 13 का भाग तो जा रहा है सर। तो 2 के अलावा तीसरी संख्या कौन सी है, 13, इसका भी भाग जा रहा है, और इसको गुणा करोगे 11 7 77 और 1 78, अब इसमें 2 का और जा रहा है। तो कहने का मतलब सर 2 की, इन 2 के अलावा, खुद और 1 के अलावा एक संख्या, 2 संख्याओं का भाग और जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह प्रकार से ये देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये है। प्लस में कितना है, 5। अब इसमें भी देखो खुद का भाग तो जा रहा ही है और 1 का भाग भी जा रहा है, हमें पता है कि खुद का और 1 का भाग तो जाया जाएगा, तो खुद का भी जा रहा है, 1 का भी जा। अब हमें क्या चेक करना है, भाज्य संख्या है तो कोई ना कोई संख्या का जा रहा होगा। अब चेक करते हैं, 5 कॉमन आ रहा है क्या, 5 कॉमन आ गया सर, गुणा कर दो, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर चला गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस में ये 1 आएगा, भाई 5 बाहर चला गया तो 1 बचेगा। तो अब इसमें भाग किसका दूं, 5 का, सर 5 का भाग जा रहा है, इसका मतलब खुद के और 1 के अलावा 5 का भाग हो जा रहा है, इसलिए कौन सी है, भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारे पास भाज्य संख्याएं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 306 और 657 का मैसअप है। ये एक संख्या है 306 गुणा दूसरी कितनी है 657, इनका जो मैसअप है वो कितना है, मैसअप कितना है, 9 है। कहने का मतलब एचसीएफ कितना है, 9 है। अब हमने क्या पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, रख दो मान। 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ 9 और एलसीएम क्या करना है, याद करना है। अब एलसीएम याद करना है तो 9 का भाग दे दो इधर, 306 गुणा 657 भाग किसका दे दिया, 9 का दे दिया, बराबर कितना आ गया एलसीएम, जो मान आएगा एलसीएम। 9 से काट दो, 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 37, 34 आ गया। कितना आ गया 657 गुणा 34, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, जो 657 है उसको किससे गुणा करना है, 34 से गुणा करना है, तो 34 से गुणा कर दो। भाई 7 को किससे गुणा कर दो, 30 से गुणा कर, 30 का मतलब 3 से, 7 या 21, कितना आ गया 210 आ गया। अब 210 में 7 चौक 28 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 238 हो गया सर। 238 का 8 हासिल कितनी आ गई 23 आ गई। 34 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 34 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया भाई 30 से करेंगे तो 150 और 5 को इससे 4 से 170, 170 में जोड़ देंगे कितना 23 जोड़ देंगे कितना हो गया 193 हो गया। ये 3 आ गया, कितना बच गया 19। अब 34 को 6 से कर देंगे, 6 तिया 18, 180 भाई 180 और 6 चौका 24 तो कितना हो गया 204। 204 में कितना जोड़ेंगे हम 19 जोड़ देंगे, 204 में 19 जोड़ देंगे सर, कितना आ गया 3
और ये हमारे पास कितना आ गया 223। ये आंसर आ गया 22,338। क्या आ गया एलसीएम 22,338। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, आयताकार बरामदा 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा है। कितना 18 तो मीटर दिया हुआ है और 72 सेंटीमीटर, बस यही समझने की बात है इसमें। दूसरा क्या है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब इसको सभी को इकाई को एक में से चेंज कर लो भाई, दो इकाइयों में कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता है, एक ही इकाई में ज्ञात किया जाता है। 18 ये 18 कितना है 1800 सेंटीमीटर और ये 72 सेंटीमीटर, ये 1300 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। इसका तो कितना हो गया 1872 और इसका कितना हो गया 1320 सेंटीमीटर। ये तो सर कितनी है बरामदे की लंबाई, ये तो लेंथ है एल का मान, और ये क्या है चौड़ाई ब्रेथ है, ये बी का मान है। अब ये एल का मान आ गया, बी का मान आ गया। अब हमें क्या याद करना है, इसका क्षेत्रफल याद कर लो। क्षेत्रफल करोगे आप, क्षेत्रफल याद करने के लिए क्या करेंगे दोनों का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इस क्षेत्रफल याद करने के लिए मैंने गुणा कर दिया 1872 गुणा 1320। ठीक है, ये क्षेत्रफल आ गया सर। इसको देखो सॉल्यूशन कर लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेंगे। क्षेत्रफल आ गया 1872 गुणा 1320, 1872 ये भैया 1320। इससे हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि समान विमा की वर्गाकार टाइलें लगानी है। अब समान का मान मतलब क्या होगा, समान आते ही हमें पता होना चाहिए कि सर इसका मैसेफ है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैसेफ है ज्ञात करना है कि सर इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए, ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों में भाग चला जाए ऐसी संख्या कौन सी होगी, ऐसी संख्या कौन सी होगी, इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे, दोनों के हम क्या कर देंगे फैक्टर कर देंगे। वही हमारा जो गुणनखंड विधि है, कैसे इसमें भाग देंगे 2 का, फिर 3 का, जिसका भी भाग जाता है उसका भाग देते जाएंगे, ये फैक्टर करते जाएंगे। अब फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो संख्या आएगी उसका मैसेप कर लेंगे। मैसेप अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास में, मैसेप पे क्या आएगा 24 आएगा। एचसीएफ आएगा, जो मैसेप आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा। भाई आप करोगे तो यही आएगा। मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे याद रहता है, जब मैं डेली पढ़ाता रहता हूँ, बार बार रिपीट होता रहता है, तो मुझे याद रहता है कि इनका एचसीएफ कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल ये है। अब इस क्षेत्रफल में यदि हम एचसीएफ का भाग दे देंगे, अब वर्गाकार टाइल है तो इसका क्षेत्रफल याद करेंगे, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 24 गुणा 24। ठीक है, अब देखो समझो, ये हमारे पास क्या है कोई वर्गाकार प्लाट है। अब इस प्लाट में हम क्या करेंगे कि हमें टाइल लगानी है, तो समान समान में ऐसे टाइल लगाता जाऊंगा, इधर भी लगाते जाएंगे, ये समान समान टाइलें लगाते जाएंगे सर। बिल्कुल 24 इधर है तो 24 ही इधर होगी, 24 सेंटीमीटर इधर तो 24 सेंटीमीटर इधर होगी। अब ये टाइलें क्या होंगी समान रूप से लगानी है, किसमें इस पूरे एरिया में। इसका क्षेत्रफल कितना है, ये सर क्षेत्रफल है। अब यदि मैं इस क्षेत्रफल के अंदर एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दूंगा तो हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी, टाइलों की संख्या आएगी, ये टाइलों की संख्या आ जाएगी सर। मैंने भाग दे दिया किसका, टाइलों की संख्या का। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, बरामदा, बरामदे का क्षेत्रफल बटे में किसका क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगी टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो कर दो टाइलों की संख्या ज्ञात। देखो कैसे करते हैं, 1872 ये 1872 गुणा में 1320, इसमें भाग दे देंगे टाइलों का क्षेत्रफल। टाइलों का क्षेत्रफल कितना है 24 गुणा 24 है सर, टाइलों का क्षेत्रफल 24 गुणा 24 है। तो अब देखो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
24 गुणा 24। अब इस 24 का भाग जा रहा है क्या, 24 का भाग जा रहा है तो 24 का भाग दे देंगे। 24 का भाग दो, इसमें कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, इसमें 24 का भाग दो, 24 पंजे 120 और 24 पंजे 120। कहने का मतलब कितना आ गया हमारे पास में, जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 78 गुणा में कितनी आ जाएगी, 78 गुणा में 55 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 78 गुणा में 55। अब इसको हम गुणा कर देंगे, गुणा करो इसको, 78 को और 55 को। भाई 55 को गुणा कर दो, 5 8 40, 4 बचेगा, 7 पंजा 35 और 4 39। ये हो गया 39। तो कितना आ जाएगा, 0 9 9 3 12, एक आ जाएगा 4290 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4290। ये हमारे पास जो टाइल है उनकी संख्या आ जाएगी कितनी, 4290। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 18 क्वेश्चन विविध प्रश्नमाला के हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता जा रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल, तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, आपको लाइक करना है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।